के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पिछले सत्र में दोस्तों रस निष्पत्ति पर बात की थी और आज के सत्र में उसी की अगली कड़ी यानी साधारणीकरण पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले जैसी कि मेरी आदत है कि शब्द को समझना जरूरी है, तो साधारणीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है? सामान्य अर्थ है साधारण करना, यानी किसी को सरल सामान्य बनाना। अब प्रश्न ये है कि जब हम रस सिद्धांत में साधारणीकरण की चर्चा कर रहे हैं तो साधारणीकरण आखिर करना किसका है? तो साधारणीकरण करना है उसका जो साधारण नहीं है, यानी जो विशिष्ट है, जो खास है, अपनी विशेषताओं अपनी खूबियों के कारण उसका हमें साधारणीकरण करना है। अब एक और प्रश्न जो यहां नहीं लिखा गया है लेकिन मुझे लगता है कि उस सवाल का जवाब भी यहां होना चाहिए। तो तीसरा प्रश्न ये कि साधारणीकरण करना क्यों है? साधारणीकरण करना इसलिए है ताकि जो कुछ पाठक, दर्शक या सामाजिक, जो भी शब्द हम इस्तेमाल करें, वो जो पढ़ रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, उस कथ्य के साथ, उसके पात्रों के साथ अपनी एकात्मकता स्थापित कर सके, इसलिए साधारणीकरण करना है। क्योंकि जब तक वो पात्र अपने विशिष्ट, अपने खास रूप में रहेंगे, अपने उस खास राजकुल के गौरव को रखेंगे या अपनी वीरता का गुण जो उनका अद्भुत है उसको अपने पूरे परिवेश के साथ बनाकर रखेंगे, तब तक जो आम आदमी है, जो सामाजिक है, जो साधारणीकरण जिसका होना है, वो उनके साथ तादाद में स्थापित नहीं कर सकेगा। और जब तादाद में स्थापित नहीं होगा, जब एकता स्थापित नहीं होगी, तो रस यानी साहित्य का रस यानी साहित्य का आनंद कैसे मिलेगा? इसलिए साधारणीकरण किसका करना है? साधारणीकरण करना है उस वस्तु का, उस देश काल का, उन पात्रों का जो अपने विशिष्ट गरिमा के साथ काव्य में प्रस्तुत किए गए हैं कवि के द्वारा। काव्य, नाटक सब एक ही बात है, तो आप उसे ध्यान में रखें। और क्यों करना है? ताकि सामाजिक या दर्शक या श्रोता या पाठक उसके साथ अपनी एकता स्थापित कर सके और उसमें निहित आनंद का भोग कर सके। अब इन सारे तीन बिंदुओं की चर्चा करने के बाद प्रश्न यह है कि साधारणीकरण की अगर परिभाषा की बात की जाए तो सरल शब्दों में साधारणीकरण की परिभाषा क्या होगी? तो साधारणीकरण की परिभाषा होगी दोस्तों, जो व्यक्ति, वस्तु साधारण नहीं, विशिष्ट है, उसे सर्वसाधारण के उपयोग के योग्य बनाने और उसे सार्वजनीन करने की क्रिया ही साधारणीकरण है। उम्मीद करती हूं कि साधारणीकरण का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब तक ये बिंदु समझ में नहीं आएंगे जो कि नींव है साधारणीकरण के सिद्धांत की, जिनके बाद ही हम अगली कड़ी पर आ सकते हैं, तब तक वो तथ्य, वो बिंदु हम समझ नहीं सकेंगे। तो आगे चलते हैं। अब सबसे पहला जो चर्चा का हमारा विषय रहेगा आज का, वो है भट्टनायक और साधारणीकरण। भट्टनायक से शुरुआत क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं, रस निष्पत्ति में हम चर्चा कर चुके हैं कि भट्टनायक ही वो आचार्य हैं जिन्होंने सबसे पहले साधारणीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया, साधारणीकरण शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम भट्टनायक ने साधारणीकरण शब्द का प्रयोग किया, इसलिए साधारणीकरण के विश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो भट्टनायक से शुरू होती है। दूसरी बात, उन्होंने साधारणीकरण शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया? उन्होंने साधारणीकरण के आधार पर भरत मुनि के प्रख्यात जो सूत्र है, कौन सा, जिस पर पूरा का पूरा रस सिद्धांत टिका हुआ है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, इस साधारणीकरण के आधार पर उन्होंने इस सूत्र की व्याख्या की, जो कि अपने आप में एक नवीनतम दृष्टिकोण था रस सिद्धांत के क्षेत्र में। और इस साधारणीकरण के द्वारा ही उन्होंने सामाजिक की जो भूमिका है रसास्वादन में, उसको एक तरह से स्थापित करने की वो पृष्ठभूमि तैयार कर दी, जिस पर सहृदय की अवधारणा का, अभिनव गुप्त का सिद्धांत खड़ा है। आगे चलें। भरत मुनि के प्रख्यात सूत्र की व्याख्या करते हुए
भट्ट नायक ने कैसे साधारणीकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया वो देखते हैं। काव्ये नाट्ये च निबिड़ निज मोह संकटता निवारण कारिणा विभावादि साधारणीकरण आत्मा अभिधातो द्वितीयांशेन भावकत्वेन व्यापारेण भाव्यमानो रसः भोगेन परम भुज्यति इति। अब इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम वो तीन व्यापार एक बार फिर से दोहरा लें जिनकी चर्चा रस निष्पत्ति में भट्ट नायक ने की थी। कौन कौन से थे? अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। उन तीनों की चर्चा करते हुए इन्होंने साधारणीकरण के सिद्धांत को यहां स्पष्ट किया है। इसका अर्थ है कि अभिधा के द्वारा सबसे पहले जो विभावादी हैं, शब्द का अर्थ का ग्रहण करता है, जो सामाजिक है, वो अभिधा के द्वारा शब्द के अर्थ का ग्रहण करता है। और जो दूसरा चरण है भावकत्व व्यापार, उस भावकत्व व्यापार के द्वारा वो अपना साधारणीकरण करके निविड़ निज मोह संकट, जो घना मोह का संकट है, यानी जो वासनाएं, जो पूर्वाग्रह उसके हृदय में हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, और जो कुछ भी अपने परिवेश के प्रति, अपने परिवेश से जोड़कर जो कुछ भी वो देखता है, उस सारे मोह के संकट का निवारण हो जाता है। किसके द्वारा? द्वितीय व्यापार, भावकत्व के व्यापार के द्वारा। और जैसे ही ये बोध समाप्त होता है, साधारणीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है और जो स्थायी भाव है वो रस रूप में तीसरे व्यापार में, दूसरे व्यापार में भाव्यमान हो जाता है और तीसरे व्यापार में भोजक व्यापार के द्वारा रसास्वादन किया जाता है। किसके द्वारा? सामाजिक के द्वारा, दर्शक के द्वारा या पाठक के द्वारा। तो इस तरह से उन्होंने इस सूत्र की व्याख्या करते समय साधारणीकरण शब्द का प्रयोग करके तीन अपने जो शब्द के व्यापार हैं उनके माध्यम से न केवल रस सूत्र की व्याख्या की, बल्कि साधारणीकरण के सिद्धांत का सांकेतिक अर्थ भी स्पष्ट किया। इसकी विधिवत अर्थ समझ लेते हैं। अर्थात काव्य और नाटक में शब्द के पहले व्यापार, शब्द का पहला व्यापार भट्ट नायक ने क्या बताया है? अभिधा व्यापार, जिसमें जो कुछ कहा जा रहा है उस पंक्ति का जो साधारण अर्थ है, जो मुख्यार्थ है, उसकी जानकारी पाठक को, दर्शक को या सामाजिक को होती है। उसके बाद जब वो अर्थ ग्रहण कर लेता है, उसके बाद वो दूसरे व्यापार में प्रवेश करता है, यानी शब्द के दूसरा व्यापार यानी भावकत्व व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। किसका साधारणीकरण होता है भट्ट नायक में? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण होता है। इस बिंदु को हमें याद रखना है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कि परिणाम स्वरूप सामाजिक अपने समस्त मोह, संकट जन्य अज्ञान का निवारण उसका हो जाता है, वो उन सबसे मुक्त हो जाता है और फिर स्थायी भाव रूप रस भाव्यमान होता है। और भोजकत्व यानी जो तीसरा व्यापार है, शब्द के तीसरे व्यापार के द्वारा रस किसके द्वारा आस्वादित किया जाता है? सामाजिक के द्वारा आस्वादित किया जाता है। तो ये तो हुआ वो अंश जिसमें भट्ट नायक ने साधारणीकरण शब्द का प्रयोग किया और उसके अर्थ को हमारे सामने स्पष्ट किया और साथ ही भरत मुनि के सूत्र की व्याख्या भी की। अब ये जो कुछ कहा गया है उससे हमें क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं? इन बिंदुओं को, ये निष्कर्ष मैंने यहाँ इसलिए दिए हैं क्योंकि संभव है कि आप पूरी बात को वहां समझ न पाए, तो इन बिंदुओं को तो आपको कंठस्थ कर ही लेना है, अपने ध्यान में रख ही लेना है, ताकि आप साधारणीकरण को बिल्कुल भी भूले नहीं। तो कौन कौन से निष्कर्ष इस ऊपर के जो कथन है भट्ट नायक का उसके द्वारा स्पष्ट होते हैं? सबसे पहली बात, काव्य और नाटक में शब्द के पहले व्यापार अर्थात अभिधा व्यापार से मुख्यार्थ का बोध होता है। इस बिंदु को हम रस निष्पत्ति में भी पढ़ चुके हैं। दूसरा बिंदु हमें याद रखना है, शब्द के दूसरे व्यापार यानी भावकत्व व्यापार से विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण होता है। अब देखिए यहां संचारी भाव पर छोटी ई की मात्रा लगी है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रख लीजिए। हम जब संचारी और भाव को अलग अलग लिखते हैं तो हम बड़ी मात्रा लगाते हैं, लेकिन जब हम संचारी और भाव को, जैसे कि संस्कृत में चलन है, संस्कृत के नियमों के अनुसार जब हम भाव और संचारी को जोड़ देते हैं
तो ये मात्रा लघु हो जाती है। इसलिए यहाँ संचारी भाव, ऐसे ही स्थायी भाव में भी छोटी मात्रा आपको मिलेगी और अलग अलग लिखेंगे तो बड़ी की मात्रा आएगी। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। ये दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु क्या है? जैसे ही साधारणीकरण होना शुरू हुआ तो साधारणीकरण अपनी चरम अवस्था पर कब पहुंचेगा? तब पहुंचेगा जब सामाजिक अपने सारे मोह, संकट आदि से उत्पन्न अज्ञान का निवारण कर देगा। क्योंकि बिना सत्व के उद्रेक के, बिना सात्विक भावनाओं के उत्कर्ष पर पहुंचे रस का आनंद लिया ही नहीं जा सकता, रसानुभूति की चरम दशा को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। तो उसके लिए जरूरी है कि जो कुछ भी हमारी अपनी पहचान उस क्षण विशेष में भूल जानी है कि हम कौन है, क्योंकि हमें एकाकार होना है। किसके साथ? उस आलम्बन के साथ जो कवि के द्वारा अभिव्यक्त किया जा रहा है काव्य में या नाटक में। तो इसके लिए हमें अपने परिवेश से, अपने आप से, अपने सभी प्रकार के संबंधों से, सबसे मोह मुक्त होना है और तभी हम उस भाव को हृदयंगम कर पाएंगे, आत्मस्थ कर पाएंगे, आत्मगत कर पाएंगे और उसका आनंद ले पाएंगे। अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु यह है कि जब अज्ञानता का निवारण हो गया तो रस भाव्यमान होने लगा। रस के भाव्यमान होना यानी रस को का उत्कर्ष को प्राप्त होना, परिपक्वता की अवस्था की ओर अग्रसर होना। तो रस भाव्यमान जब हुआ तो सामाजिक रस का भोग नामक तीसरे व्यापार की पृष्ठभूमि तैयार हो गई, यानी भोजक व्यापार की पृष्ठभूमि तैयार हो गई और सामाजिक के लिए अब पथ बिल्कुल प्रशस्त हो गया कि वो आराम से उस नाटक का रसास्वादन कर सकता है, उसके आनंद में डूब सकता है। साधारणीकरण एक बिंदु हालांकि पहले कही जा चुकी है, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते इस सिद्धांत में। तो साधारणीकरण विभावादि का होता है। विभावादि शब्द का प्रयोग एक बार फिर दोहरा देती हूं। इसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तीनों शामिल हैं। यह साधारणीकरण ही वस्तुतः भावकत्व व्यापार का प्राण है, क्योंकि भावकत्व व्यापार का मतलब है साधारणीकरण, और अगर साधारणीकरण को हटा दें तो भावकत्व व्यापार का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। यानी भावकत्व व्यापार और साधारणीकरण एक दूसरे से घुले मिले हैं। भावकत्व व्यापार द्वारा भाव्यमान स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। साधारणीकरण रसास्वादन से पूर्व की प्रक्रिया है, यानी जब साधारणीकरण पूरी तरह हो जाता है तब सामाजिक रसास्वाद की प्रक्रिया शुरू करता है। रसास्वाद यानी रस का भोग करना शुरू करता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यह वह प्रक्रिया है जो रस के विभिन्न अवयवों को अपने अपने वैशिष्ट्य से मुक्त कर, क्योंकि हमने साधारणीकरण की परिभाषा में क्या पढ़ा था कि साधारण करना है। किसको करना है? जो विशिष्ट है। तो इसलिए जो भी कुछ काव्य में है उन सबको अब उसकी विशिष्टता से मुक्त कर जन साधारण के यानी सामाजिक के आस्वाद के योग्य बनाना है। आस्वाद्य बनाने का मतलब क्या हुआ? आस्वाद के योग बनाना है ताकि सामाजिक उसका भरपूर आनंद ले सके, रसानुभूति कर सके। भाव्यमान शब्द के लिए काव्य प्रकाश जो मम्मट का ग्रंथ है, आपको याद होगा, हम पढ़ चुके हैं इस पर। तो मम्मट की ग्रंथ काव्य प्रकाश पर जो परवर्ती अभिनव गुप्त आदि ने जो टीकाएं लिखी, उन्होंने साधारणीकृत का ही पर्याय माना भाव्यमान को। यानी भाव्यमान और एक टीकाकारों के द्वारा ये दोनों शब्द एक हैं और कहा कि इसमें विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति का अर्थ है मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी उन्होंने ये निश्चित रूप से घोषित कर दिया कि भाव्यमान शब्द का प्रयोग और साधारणीकृत शब्द दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है और इसमें विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई संभावना नहीं है। ये बात भी उन्होंने स्पष्ट की। अब बात आती है दूसरे, ये तो हुई भट्टनायक की बात। अब बात आती है अभिनव गुप्त और साधारणीकरण। भट्टनायक के साधारणीकरण के सिद्धांत की सबसे पहली, देखिए भरत मुनि के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए साधारणीकरण शब्द का प्रयोग करने वाले और साधारणीकरण के सिद्धांत का आधार प्रस्तुत करने वाले हैं भट्टनायक। लेकिन उस सूत्र को, साधारणीकरण के सिद्धांत को, जिसकी सांकेतिक अभिव्यक्ति की भट्टनायक ने, उसको विस्तृत रूप से विश्लेषित करने वाले, व्याख्यायित करने वाले हैं अभिनव गुप्त। ये बात आप ध्यान में रखेंगे।
तो भट्टनायक के साधारणीकरण के सिद्धांत की सबसे पहली व्याख्या करने वाले हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने लिखा, क्या लिखा है इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। उन्होंने लिखा, वाक्यार्थ ज्ञान के अनंतर, वाक्यार्थ ज्ञान यानी शब्द ज्ञान, अभिधा ज्ञान, अभिधार्थ ज्ञान, मुख्यार्थ ज्ञान, यानी वाक्य के द्वारा जो अर्थ लेखक अभिव्यक्त कर रहे हैं, कवि अभिव्यक्त कर रहे हैं, उसका ज्ञान होता है। और जब उसका अर्थ ज्ञात हो जाता है, उसके बाद साधारणीकरण नामक व्यापार द्वारा सहृदय को कुछ उस प्रकार की मानसी एवं साक्षात्कारित्मिका प्रतीति होती है, जिसके द्वारा काव्य अथवा नाटक आदि में वर्णित पात्रों की तथा उनसे संबंध देश काल आदि की विषय सीमा विनष्ट हो जाती है। अब इसको समझ लेंगे। कब साधारणीकरण की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? सबसे पहला चरण जब पृष्ठभूमि तैयार होती है साधारणीकरण की, वो है काव्य के वाक्यार्थ का ज्ञान, यानी अभिधार्थ यानी मुख्यार्थ का ज्ञान, जो कि अभिधा व्यापार के द्वारा होता है। और जब अभिधा व्यापार के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो गया, यानी अर्थ हमको काव्य का समझ में आ गया, तो सहृदय उस अवस्था में पहुंच जाता है जबकि उसके मस्तिष्क को, उसकी आत्मा को, यानी उसके हृदय को एक ऐसा आभास होता है जबकि वो अपने आप को नाटक में वर्णित पात्रों, उनसे संबंधित देश काल यानी स्थान, समय और परिस्थितियों आदि के भेद से मुक्त हो जाता है, उनको एक मानने लगता है। यानी वो ये भूल, देखिए मान लीजिए नाटक मंचित हो रहा है दुष्यंत और शकुंतला का, और मंच पर दृश्य चल रहा है दुष्यंत और शकुंतला के प्रथम मिलन का। तो उस स्थिति में क्योंकि दुष्यंत कौन से युग में हुए, कौन से समय में हुए, कौन से स्थान पर हुए, राजपुरुष हैं, राज परिवार के सदस्य हैं, शकुंतला ऋषि पुत्री है, ऋषि कण्व ऋषि के द्वारा पालित पुत्री है, ये सारी की सारी पहचान संस्कार रूप में सामाजिक के हृदय में विद्यमान रहती है। लेकिन जैसे ही वो उस काव्य के अर्थ को यानी अभिधार्थ को यानी मुख्यार्थ को ग्रहण करता है, कौन? सामाजिक, तब ये सारे भेद धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं जो संस्कारवश सामाजिक के हृदय में विद्यमान है। जब वो देश काल की सीमाएं कि उस समय में हुई थी और ये शकुंतला है, ये महर्षि कण्व की पालिता पुत्री है, ये दुष्यंत है, ये भरत वंश के राजा हैं, उनको उनकी सारी पहचान को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि साधारणीकरण का अर्थ ही है, जो विशिष्ट है उसे साधारण करना, क्योंकि जब तक साधारण नहीं होगा तब तक एकात्मकता सामाजिक की और काव्य की कथा वस्तु की होगी ही नहीं, तो विनष्ट हो जाती है। अर्थात ये हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कौन? सामाजिक। और यही साधारणीकरण का परिपोष है, यानी साधारणीकरण का सबसे अच्छा परिणाम यही है कि सामाजिक की सारी जो पात्र हैं उनके सारे बंधन मुक्त हो गए, क्योंकि वो देश काल सीमा अपनी पहचान आदि से मुक्त होकर विशिष्ट स्त्री पुरुष के रूप में नहीं, विशिष्ट नायक नायिका के रूप में नहीं, विशिष्ट गुण संपन्न नायक नायिका के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण स्त्री पुरुष के रूप में सामाजिक के सामने होते हैं। और सामाजिक के मन में दूसरा जो बंधन, सामाजिक के मन में क्या मुक्ति होती है? सामाजिक मुक्त होता है उस धारणा से जो संस्कारवश उन पात्रों के संबंध में पहले से ही उसके हृदय में मौजूद है। अब अभिनव गुप्त ने जो ये कथन कहा, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। पहला बिंदु है साधारणीकरण द्वारा कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न रहकर सामान्य मानव मात्र बन जाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि विशिष्ट है जो, उसको सामान्य करना ही तो साधारणीकरण है। तो साधारणीकरण के द्वारा कवि अपने काव्य में, मान लीजिए कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में उन्होंने जिन दुष्यंत और शकुंतला की चर्चा की, उनको एक विशिष्ट पात्र, विशिष्ट गुण संपन्न नायक नायिका के रूप में अभिव्यक्त किया, तो जैसे ही साधारणीकरण होगा, ये कवि के विशिष्ट दुष्यंत और शकुंतला नामक पात्र ये सामान्य मानव मात्र बन जाएंगे, यानी इनके सारे बंधन दूर हो जाएंगे। वे किसी देश और काल की सीमा में भी नहीं बंधे रहेंगे, यानी देश और काल की सीमा भी समाप्त हो जाएगी। सार्वदेशिक और सार्वकालिक बन जाएंगे, जैसे अन्य सभी जन हैं वैसे ही वे बन जाएंगे।
उनकी इस स्थिति में उपस्थित हो जाने पर सहृदय भी अपने और जैसे ही वो साधारण हुए, जो विशिष्ट थे वो साधारण हो गए, उनके देश काल के बंधन दूर हो गए, वैसे ही जो सहृदय है, सहृदय कौन, जो सामाजिक, जो नाटक देख रहा है या जो काव्य पढ़ रहा है वो पाठक, या जो सुन रहा है वो श्रोता, वो जो सहृदय है वो भी उन पात्रों के विषय में, यानी शकुंतला और दुष्यंत के रूप के विषय में, उनके व्यक्तित्व के विषय में जितने भी पूर्वाग्रह उसके मस्तिष्क में है उन सबसे मुक्त हो जाता है। निष्कर्षतः अभिनव गुप्त का जो साधारणीकरण है वो दो स्तरों पर घटित होता है, यानी वे साधारणीकरण के दो स्तर स्वीकार करते हैं। पहले स्तर में क्या होता है, पहले स्तर में विभाव आदि, विभाव आदि का मतलब क्या हुआ, एक बार फिर दोहरा देती हूं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो इन तीनों के साधारणीकृत होकर अपनी विशिष्टता का परित्याग करना, ये पहला चरण है। पहले चरण में, साधारणीकरण के पहले चरण में काव्य में जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव है वो साधारणीकृत हो जाते हैं, सामान्य हो जाते हैं, विशिष्टता का त्याग कर देते हैं। दूसरे चरण में सहृदय अपने मोह से, अपने वासनाजन्य संस्कारों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार अभिनव गुप्त के अनुसार इन दो चरणों में साधारणीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। सहृदय के साधारणीकरण, जैसे ही सहृदय का साधारणीकरण हुआ उसके साथ ही उसके भीतर संस्कार रूप में विद्यमान स्थायी भाव का भी साधारणीकरण होता है। अभिनव गुप्त की मान्यता के अनुसार विभावादि के साधारणीकरण का तात्पर्य है, विभावादि के साधारणीकरण का अर्थ क्या है अभिनव गुप्त के अनुसार, नायक नायिका का सामान्य स्त्री पुरुष हो जाना। आपको हमने जब अवयव पढ़े थे रस के तो आपको ध्यान होगा, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, उन्हें जब तक दोहराएंगे नहीं दोस्तों तब तक आप इस सिद्धांत को समझ नहीं सकेंगे। तो विभाव जिसमें आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव जो कि रस उत्पत्ति के कारण माने जाते हैं, वो कौन है, नायक और नायिका। तो नायक और नायिका सामान्य स्त्री पुरुष हो जाते हैं। अभिनव गुप्त की मान्यता के अनुसार स्थायी भाव के साधारण, अब स्थायी भाव के साधारणीकरण का अर्थ क्या है, क्योंकि सहृदय का जब ये विभावादि का साधारणीकरण हो जाता है तो दूसरे चरण में अभिनव गुप्त के अनुसार क्या होता है, सहृदय के स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। तो सहृदय के स्थायी भाव के साधारणीकरण का क्या अर्थ है, उनका देश काल आदि के बंधनों से मुक्त होकर सार्वजनीन हो जाना। तात्पर्य ये है कि साधारणीकरण के द्वारा लौकिक जगत में विद्यमान, अभिनव गुप्त का विचार है, लौकिक जगत में विद्यमान तीन प्रकार के संबंध और उनसे उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं वो तिरोहित हो जाते हैं, यानी लुप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं और सहृदय लौकिक सुख दुख से ऊपर उठकर विलक्षण आनंद का अधिकारी बन जाता है। तो आखिर कौन से हैं वो तीन प्रकार के संबंध इस लौकिक जगत के, ममत्व प्रधान, यानी ये मेरा है, उस भाव से युक्त जो संबंध है। परत्व प्रधान, ये उसका है, उस भाव से संबंधित जो संबंध है वो। और ताटस्थ्य प्रधान, कि सब कुछ है सृष्टि में, आसपास के परिवेश में, ये मेरे और ना मेरे हैं ना इसके हैं, लेकिन ये हैं, ये भाव। संसार में सारी जगत की वस्तुओं, सृष्टि के अवयवों के होने का जो भाव है वो भाव यहाँ हो गया, यानी सांसारिक जीवन से जुड़े हुए जितने भी संबंध हैं, जितने भी अपनेपन के, निजता के मोह को उत्पन्न करने वाले हैं, उन सारे के सारे तीनों प्रकार के भावों का तिरोहन जरूरी है, तिरोहित होना जरूरी है अभिनव गुप्त के अनुसार। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक सहृदय लौकिक आनंद नहीं प्राप्त, लौकिक आनंद में डूबा रहेगा। और लौकिक आनंद क्या है, लौकिक, जब तक लौकिक आनंद है यानी जो अस्थाई है, जो क्षण भर में समाप्त हो जाने वाला है और जिसमें सुख भी है और दुख भी है, वो दोनों है। और अलौकिक आनंद क्या है, जो केवल और केवल अद्भुत ब्रह्मानंद के समान अनिर्वचनीय है, यानी जिसको शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। उस आनंद का अधिकारी कोई भी सहृदय तभी बनेगा जब वो अपने सारे लौकिक सुख दुख से, सारे संबंधों से मुक्त होकर ऊपर उठ जाए। अब बात आती है तीसरे बिंदु की। तीसरे आचार्य जिन्होंने साधारणीकरण के विषय में अपने अनमोल विचार व्यक्त किए हैं वो हैं धनंजय। धनंजय ने, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धनंजय ने साधारणीकरण शब्द के स्थान पर परित्यक्त विशेष शब्द का इस्तेमाल किया। इस बिंदु को आपको भूलना नहीं है।
उन्होंने साधारणीकरण नहीं कहा बल्कि परित्यक्त विशेष कहकर पुकारा। धनंजय ने रस का आश्रय अर्थात उपभोक्ता अथवा आस्वादयता सामाजिक को स्वीकार करते हुए 3 प्रकार की शंकाएं उठाई। यानी उन्होंने कहा कि रस का जो आश्रय है यानी उपभोग करने वाला है वो आस्वादयता यदि सामाजिक है तो 3 प्रश्न उठते हैं। कौन से 3 प्रश्न उठते हैं? सामाजिक का आलंबन कौन है, यानी अगर सामाजिक के हृदय में रस उत्पन्न हो रहा है, रस का आश्रय बन रहा है वो, तो आलंबन कौन है, यानी उसके किसके कारण उसके मन में रस उत्पन्न हो रहा है। ये पहला प्रश्न है जो धनंजय ने उठाया। दूसरा प्रश्न है, अगर वास्तविक राम सीता आलंबन है, वास्तविक राम सीता यानी मूल जो राम और सीता हुए यानी शकुंतला और दुष्यंत जो युग युगों पहले, हजारों वर्ष पहले जो हुए, यदि वही उनके आलंबन है, उसी को देखकर सामाजिक के मन में उत्पन्न हो रहा है रस, तो सामाजिक पूर्व संस्कारवश उस अनुकार्य और कवि निर्मित पात्र से अभिन्नता कैसे स्वीकार करता है। तो फिर दो अनुकार्य हो गए। पहला अनुकार्य कौन है? जो वास्तविक राम और सीता हुए, जो वास्तविक दुष्यंत और शकुंतला हुए, वो पहले मूल अनुकार्य। दूसरे अनुकार्य कौन से हुए? जो कवि ने दुष्यंत और शकुंतला को आधार बनाकर उनकी कथा को अपनी प्रतिभा से के स्पर्श से सुंदर और आकर्षक आनंददायक रूप में अभिव्यक्त किया, जैसे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो पात्र है, जो शकुंतला और दुष्यंत है, वो दूसरे अनुकार्य हो गए। अब धनंजय ने प्रश्न ये उठाया कि अगर मूल राम और सीता ही आलंबन है, जो सचमुच में सीता और राम थे वही आलंबन है, तो वाल्मीकि रामायण के राम और सीता के नाटक को देखकर या तुलसीकृत रामचरितमानस के राम और सीता के पुष्प वाटिका प्रसंग को देख करके वो कैसे उस मूल पात्र और उसको एक स्वीकार कर पाता है। यानी वो कैसे मानता है कि ये जो कवि जिन पात्रों का चित्रण कर रहे हैं वो वास्तव में वही सचमुच में पहले हुए राम और सीता हैं। ये प्रश्न दूसरा धनंजय ने उठाया, वह इन दोनों को अलग अलग क्यों नहीं मानता। ये 2 प्रश्न इन्होंने उठाए। और तीसरा प्रश्न इन्होंने उठाया कि इन दोनों को अलग अलग क्यों नहीं मान लेता। अब स्वयं ही धनंजय ने ये प्रश्न उठाए और इन प्रश्नों के माध्यम से उन्होंने वास्तव में साधारणीकरण के सिद्धांत को स्पष्ट करने की कोशिश की। अब ये तीनों प्रश्न के जवाब उन्होंने क्या दिए? पहला जवाब कि आलंबन कौन है। सामाजिक का आलंबन कवि निबद्ध रामादि होते हैं, यानी काव्य में जो कवि पात्रों का चित्रण करता है वही सामाजिक के आलंबन होते हैं। दूसरी बात, काव्य में वर्णित राम आदि वास्तविक राम आदि न होकर धीरोदात्त नायक की अवस्थाओं के प्रतिपादक होते हैं। यानी धनंजय ने माना कि जो मूल राम आदि हैं उनसे भी अधिक प्रभावशाली अभिव्यक्ति करता है काव्य में कवि, जब वो उन राम और सीता के चरित्र को अपने काव्य में अभिव्यक्त करता है, उन्हें बहुत सारे धीरोदात्त नायक के जो गुण हैं, जो श्रेष्ठ गुण हैं, उनसे युक्त कर अभिव्यक्त करता है। ये काव्यगत राम आदि सामाजिक के रति आदि स्थायी भावों को विभावित करते हैं। तो ये जो काव्य में वर्णित धीरोदात्त नायक के रूप में जो राम आदि प्रस्तुत किए गए वाल्मीकि के द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा, यही काव्य में राम आदि जो है वो सामाजिक का जो रति भाव है। जब पुष्प वाटिका प्रसंग को देखते हैं दर्शक या पढ़ते हैं तो जो राम का रति भाव है सीता के प्रति, उसी के उसको देखकर सामाजिक के हृदय में भी स्थायी भाव जो है वो भाव्यमान होने लगता है, यानी उत्कर्ष को प्राप्त होने लगता है। अर्थात उन्हें रसास्वादन का, सामाजिक के रसास्वादन का माध्यम बन जाते हैं। धनंजय ने रसास्वादन अर्थात साधारणीकरण के 2 सोपान माने। पहला सोपान क्या है? पहला सोपान है काव्य के रामादि पात्रों का धीरोदात्त नायकों की अवस्था का द्योतक होना, यानी कवि उनको विशिष्ट गुण संपन्न, क्योंकि विशिष्टता का त्याग करना है साधारणीकरण में, तो सबसे पहला सोपान धनंजय ने माना कि काव्यगत राम आदि जो पात्र हैं उनका नायकों की अवस्था, धीरोदात्त अवस्था का द्योतक होना, यानी
उनका विशिष्ट गुण संपन्न होना साधारणीकरण की पहली सीढ़ी है। उन्होंने लिखा, धीरोदात्या आद्य अवस्थानाम रामादि प्रतिपादक। धीरोदात अवस्था के राम आदि जो पात्र हैं वो प्रतिपादक होते हैं। यही साधारणीकरण की पहली सीढ़ी है। अर्थात अनुकार्य, चाहे अनुकार्य यानी मूल रामादि वास्तव में कैसे भी क्यों न हो, काव्य नाटक में वो कवि की परिकल्पना के स्पर्श से, यानी कवि की कल्पना शक्ति के स्पर्श से वो धीरोदात्त आदि में से किसी एक अवस्था का द्योतन कराने लगते हैं। यानी कवि मूल पात्रों से भी अधिक प्रभावशाली रूप में, विशिष्ट गुण संपन्न रूप में अपने नायक नायिका को अपने काव्य में अभिव्यक्त करता है, ताकि वो सामाजिक के हृदय को प्रभावित कर सके, उनके स्थायी भाव को रस रूप में उत्कर्ष तक पहुंचा सके। तो ये उनकी पहली अवस्था है। धनंजय के अनुसार दूसरी अवस्था क्या है? काव्यगत रामादि पात्रों का अपने विशेष व्यक्तित्व को, यानी ऐतिहासिक रामत्व, सीतात्व आदि को छोड़ना, ये दूसरी अवस्था है। क्योंकि जब तक ये अपनी विशिष्टता का, पहली अवस्था हुई विशिष्टता युक्त होना, यानी विशिष्ट गुणों से युक्त होना। दूसरी अवस्था हुई कि जितनी भी विशिष्टताएं हैं उनकी, कि राम सूर्यवंशी हैं, इक्ष्वाकु वंशी हैं, राजकुल के हैं, सीता जनक नंदिनी हैं, राजकुमारी हैं, अपूर्व सौंदर्यवती हैं, भूमिजा हैं, ये सारे जितने भी उनके संबंध में जो उनके परिचायक जो हैं, वो सारे के सारे परिचयों को का त्याग करना, यानी सामान्य मानव के रूप में, साधारण मनुष्य के रूप में इन पात्रों का नाटक में या काव्य में उपस्थित होना दूसरा चरण है। क्योंकि जब तक वे अपनी विशिष्टता का त्याग नहीं करेंगे, तब तक वे सामाजिक के रसास्वादन का कारण नहीं बन पाएंगे। लिखते हैं धनंजय, ता एव च परित्यक्त विशेषा रस हेतुवः। और वो जो विशिष्ट गुण है उनका त्याग करना ही रस का कारण हेतु बनता है, यानी रस का कारण होता है। यानी उनके द्वारा अपने विशिष्ट गुणों के त्याग से ही रस सामाजिक के हृदय में उत्पन्न होता है। तत्र सीतादि शब्द, यानी सीता आदि जो नाम है उनका त्याग हो जाता है। जनक तनया यानी जनक पुत्री आदि जो उनके विशेष संबोधन है, स्त्री का बोध कराने वाले, उनके व्यक्तित्व का बोध, विशिष्ट व्यक्तित्व का बोध कराने वाले, उन सब का त्याग हो जाता है। क्योंकि सामान्य स्त्री पुरुष के रूप में जब उपस्थित होंगे तभी साधारणीकरण होगा। अर्थात जब काव्यगत पात्र अपने विशेष व्यक्तित्व यानी ऐतिहासिक रामत्व और सीतात्व आदि को छोड़कर सामान्य मानव मात्र बन जाते हैं, तभी ये सहृदय के रसास्वाद का कारण बनते हैं। भट्टनायक ने भी अपने साधारणीकरण के सिद्धांत में इसी बात पर बल दिया था। जो बात किसने कही? धनंजय ने भी कही। अब बात आती है अगले आचार्य विश्वनाथ ने साधारणीकरण के विषय में क्या कहा। आचार्य विश्वनाथ ने अभिनव गुप्त के मत को ही स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया अपने मत में, इस बात को भूलेंगे नहीं। आचार्य विश्वनाथ ने साधारणीकरण की प्रक्रिया को विश्लेषित करते हुए लिखा, व्यापारो अस्ति विभादे नामना साधारणीकृति। यानी विभाव आदि नाम के जो अवयव हैं काव्य के, उन सारे व्यापार, उन सारे कार्य व्यापार जो क्रियाकलाप है विभाव आदि के, उन सबका साधारण रूप में आना ही साधारणीकरण है। अर्थात विभाव आदि के व्यापार का नाम ही, विभाव आदि के साधारण व्यापार का नाम ही साधारणीकरण है। यहाँ विभाव आदि का व्यापार शब्द का अर्थ क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। इसका अर्थ है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि, इन तीनों तत्वों से जुड़कर जो भी क्रियाकलाप काव्य में या नाटक में उत्पन्न होते हैं, वो सब साधारण रूप में हो जाए, सब अपनी विशिष्टता का त्याग कर दें। विश्वनाथ के अनुसार काव्य नाटक गत विभाव आदि के व्यापार अर्थात सम्मिश्रित क्रियाकलाप के साधारण रूप ग्रहण कर लेने पर, यानी जब ये तीनों विभाव, अनुभाव और संचारी भाव और इनसे युक्त, इनसे जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां काव्य में घटित हो रही हैं, जब वो साधारण रूप ग्रहण कर लेते हैं, तो सारा का सारा जो घटना चक्र है वो विशिष्टता से रहित हो जाता है, यानी अपनी विशिष्टता से मुक्त हो जाता है। परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि हनुमान आदि पात्र मान लीजिए,
हनुमान आदि पात्रों का प्रसंग चल रहा है तो हनुमान आदि पात्र या राम आदि पात्र या शकुंतला और दुष्यंत आदि पात्र सब सहृदय, दोनों में अभेद स्थापित हो जाता है, यानी सामाजिक उनके सामान्य रूप में प्रस्तुत होते ही उन्हें और अपने आप के भेद से मुक्त हो जाता है और उन्हीं के भाव के अनुसार स्वयं भी आचरण करने लगता है मानसिक स्तर पर। अर्थात दोनों के रति आदि भाव एक समान हो जाते हैं। सहृदय पात्रों के ही रति आदि भावों को ग्रहण कर लेने के कारण मानसिक रूप से उन्हीं के अनुरूप आचरण करने लगता है। ये बात मैंने अभी आपको स्पष्ट कर दी। अब अगले आचार्य का नाम है जगन्नाथ और उन्होंने साधारणीकरण के विषय में क्या कहा ये हम जानते हैं। जगन्नाथ ने अपने मत में दो बातों पर बल दिया। पहली बात, सामाजिक का व्यंजना व्यापार द्वारा दुष्यंत में शकुंतला के प्रति रति भाव स्वीकृत करना। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब मंच पर शकुंतला और दुष्यंत का नाटक खेला जा रहा है तो उसमें दुष्यंत शकुंतला को देखकर उसके प्रति प्रेम भाव से भर उठा है। इस बात को सामाजिक व्यंजना के व्यापार के द्वारा अपने हृदय में स्वीकार कर लेता है। उस प्रेम भाव की उसके हृदय में स्वीकृति हो जाती है। स्पष्ट व्यंजना व्यापार क्यों कहा गया है? इसलिए कि स्पष्ट शब्दों में आजकल की तरह कोई दुष्यंत ये नहीं कहता शकुंतला से कि आई लव यू। वहां हाव भाव अपने आंगिक अंग संचालन के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा ये अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया जाता है। वो प्रेम है जो शब्दों का मोहताज नहीं होता। इसलिए यहाँ पर व्यंजना व्यापार की बात की जा रही है। तो उसके द्वारा सामाजिक उसके प्रेम भाव, दुष्यंत के प्रेम भाव को देख करके अपने हृदय में उसको स्वीकार कर लेता है। परिणाम क्या होता है? सामाजिक की आत्मा कल्पित दुष्यंत तत्व से आच्छादित हो जाती है। अब क्योंकि दुष्यंत साधारण रूप में आ गया है और सामाजिक ने उसका शकुंतला के प्रति प्रेम को अपने हृदय में स्वीकृति दे दी है, तो परिणाम ये होता है कि जो सामाजिक है उसका जो वास्तविक व्यक्तित्व है वो दुष्यंत के व्यक्तित्व से ढक जाता है। परिणाम यानी ढकने का मतलब क्या हुआ? ढकने का मतलब ये हुआ कि दुष्यंत के व्यक्तित्व और सामाजिक के व्यक्तित्व में एकता स्थापित हो जाती है। और फिर क्या होता है? वो अज्ञान से अविच्छिन्न हो जाता है, यानी अज्ञान से। अज्ञान क्यों कहा है यहाँ पर शब्द? इसलिए क्योंकि वो स्वयं को दुष्यंत मानने लगता है, जो कि सच नहीं है, इसलिए अज्ञान कहा है। और जब वो स्वयं को दुष्यंत मानने लगता है काव्य और नाटक दोनों में, तो क्या होगा? दुष्यंत के भाव उसके हृदय के भाव होंगे। और जैसे ही दुष्यंत के हृदय में जो प्रेम भाव है वो जैसे जैसे उत्कर्ष को प्राप्त होगा, वैसे वैसे सामाजिक के हृदय का जो रति भाव है वो भी उत्कर्ष को प्राप्त होगा। अर्थात काव्य और नाटक में कवि और नट द्वारा, नट एक बार फिर बता देती हूं, अभिनेता के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है काव्य शास्त्र के ग्रंथों में। कवि और नट द्वारा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के प्रकाशित होने पर सामाजिक व्यंजना व्यापार द्वारा यह स्वीकृत कर लेता है कि दुष्यंत में शकुंतला के प्रति रति भाव है। रति प्रेम का जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव है। इसके पश्चात सामाजिक में सहृदयता के कारण एक विशेष भावना उत्पन्न होती है। पहले तो स्वीकृति हो गई रति भाव की, दुष्यंत के रति भाव की। उसके बाद सहृदयता, क्योंकि सहृदय है सामाजिक, तो सहृदयता के कारण उसके मन में एक विशेष भाव उत्पन्न होता है। वो क्या है? जो वस्तुतः एक दोष है। कवि कहते, आचार्य कह रहे हैं कि ये हालांकि ये एक दोष है इस तरह का भाव उत्पन्न होना, लेकिन ये होता है जिसके प्रभाव स्वरूप सामाजिक की आत्मा कल्पित दुष्यंत तत्व से यानी आच्छादित हो जाती है, यानी स्वयं को सामाजिक दुष्यंत मानने लगता है, अर्थात अज्ञान से अविच्छिन्न हो जाती है। और तभी उसमें साक्षी भाष्य, साक्षी भाष्य शब्द का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आभास जिसका हो रहा है वो शकुंतला आदि के विषय में अनिर्वचनीय रति आदि चित्तवृत्तियां यानी प्रेम का भाव उसके हृदय में भी उत्पन्न होने लगता है। अर्थात सामाजिक में शकुंतला आदि के प्रति इस प्रकार के रति आदि भाव उत्पन्न होते हैं जो व्यवहार की दृष्टि से झूठे हैं, वास्तविकता नहीं है, लेकिन इन्हीं रति आदि भावों के उत्कर्ष को प्राप्त होने से सामाजिक को जो आनंद प्राप्त होता है वही रस है। यह दोष ऐसा है जैसे कि सीपी के टुकड़े को देखकर चांदी के टुकड़े का भ्रम किसी को हो जाए।
यानी वो स्वयं सामाजिक दुष्यंत नहीं है, लेकिन इस कदर वो दुष्यंत का क्योंकि सहृदय है, तो दुष्यंत का व्यक्तित्व उनके व्यक्तित्व पर हावी हो जाता है कि वे स्वयं को दुष्यंत समझकर उसी प्रकार के भावों का आनंद अनुभव करने लगते हैं। जगन्नाथ का जो ये मत है, वो भट्ट नायक के मत से दो अर्थों में भिन्न है। पहली बात, जगन्नाथ व्यंजना को स्वीकार करते हैं, लेकिन भट्ट नायक किसको स्वीकार करते हैं? भट्ट नायक व्यंजना को स्वीकार करने के बजाय अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व की बात करते हैं। ये दोष अर्थात आत्मा की अज्ञान विच्छिन्नता को मानते हैं, लेकिन भट्ट नायक अज्ञान विच्छिन्नता की बात नहीं करते। अब बात आती है आचार्य शुक्ल साधारणीकरण के विषय में क्या कहते हैं। शुक्ल जी के अनुसार काव्य में वर्णित व्यक्ति अथवा वस्तु विशेष जैसे आश्रय के भाव का आलंबन होती है, उसी प्रकार वह समस्त हृदय सहृदय पाठकों तथा श्रोताओं के भाव का भी आलंबन हो जाती है। यानी एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि देखिए, आप एक बार फिर से समझ लीजिए, आलंबन विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। और आलंबन में एक आश्रय होता है और एक आलंबन होता है। आश्रय जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है और जिसको देखकर प्रेम उत्पन्न हो रहा है, वो है आलंबन। तो शुक्ल जी का कहना है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति विशेष जो काव्य में है, यानी जो नायक या नायिका जिसको देखकर नायिका के हृदय में आश्रय नायक है, तो नायक के हृदय में भाव प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है, उसी भाव को सहृदय अपने हृदय में ग्रहण करने लगता है, पाठक अपने हृदय में ग्रहण करने लगता है। यानी अगर दुष्यंत का आलंबन शकुंतला है, तो सहृदय पाठक, श्रोता या दर्शक भी शकुंतला को ही अपना आलंबन मानने लगता है। तो कुल मिलाकर सरल शब्दों में इस कथन का अर्थ यही है। और जब ऐसा संपन्न होता है, तो शुक्ल जी कहते हैं यही साधारणीकरण है। दूसरा बिंदु, कवि या पात्र जिन व्यक्ति विशेष के प्रति किसी भाव की व्यंजना करता है, पाठक या श्रोता की कल्पना में वह व्यक्ति विशेष उपस्थित रहता है। पाठक या श्रोता की कल्पना में साधारणीकरण किसका होता है? ये ध्यान में रखिए, प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि शुक्ल जी के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? आलंबनत्व धर्म का होता है। आलंबन का जो धर्म है, उसका साधारणीकरण होता है। व्यक्ति तो विशेष रहता है। शुक्ल जी यहाँ पर विशिष्टता के त्याग की बात नहीं कर रहे, जो कि संस्कृत के आचार्यों ने की। वे कह रहे हैं कि व्यक्ति तो विशिष्ट रहता है, लेकिन उसमें प्रतिष्ठा सामान्य धर्म की हो जाती है। इस भिन्नता को आप भूलेंगे नहीं। अगला बिंदु है, इसी सामान्य धर्म के साक्षात्कार से श्रोता या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। इसलिए जितने दर्शक, जितने श्रोता, जितने पाठक हैं उस कृति, काव्य कृति के या नाटक के, उन सब में किसी में थोड़ा, किसी में कम, सभी में वो एक ही भाव उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि वो विशिष्ट व्यक्ति में सामान्य धर्म की स्थापना हो चुकी है। जहां पाठक या दर्शक आश्रय के शील दृष्टा के रूप में स्थित होता है। शील दृष्टा यानी आचरण का के सात्विक गुण, यानी सदाचार आदि जो गुण है, उनका दर्शक बनता है जहां पर पाठक या दर्शक, तो वहां उस पात्र अर्थात आश्रय का आलंबन पाठक या दर्शक का आलंबन नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि जहां पर वो केवल उनके आचरण से प्रभावित हो रहा है, वहां पर जो आश्रय है, उस आश्रय का जो आलंबन है, वो इसका आलंबन, दर्शकों का आलंबन नहीं बनता। इस बात को स्पष्ट करते हैं शुक्ल जी, जो बात पहले संस्कृत के आचार्यों के द्वारा नहीं की गई। बल्कि वह पात्र अर्थात आश्रय ही पाठक या दर्शक के किसी भाव का आलंबन होता है। इस बात को समझने की जरूरत है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अंगद जब रावण की सभा में जाते हैं और रावण श्री राम के विषय में बहुत सारी अनर्गल बातें कहता है जो कि सुनने योग्य नहीं है, लेकिन आश्रय कौन है? अंगद। अंगद के मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है, लेकिन आलंबन कौन है? राम, क्योंकि राम के कठोर वचनों को सुनकर ही अंगद के हृदय में क्रोध आदि भावों का भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और अंगद के शील दृष्टा है कौन? दर्शक, पाठक या श्रोता। तो ऐसी स्थिति में रावण यानी जो अंगद आश्रय, अंगद का आलंबन है, उसके प्रति
एकता का भाव उत्पन्न नहीं होगा, बल्कि किससे किससे एकता होगी, किसका साधारणीकरण होगा? जो आश्रय है वो ही उनका आलंबन बन जाएगा, रावण आलंबन नहीं बनेगा, क्योंकि शील दृष्टा के रूप में है यहाँ पर दर्शक या पाठक, बल्कि अंगद जो कि राम के महिमा मंडन, उनके गौरवशाली रूप, उनके अद्भुत व्यक्तित्व का की स्थापना करने का प्रयत्न कर रहा है, वही आश्रय ही यहाँ पर दर्शकों के लिए आलंबन बन जाएगा। उम्मीद करती हूं कि ये बिंदु अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस दशा में भी एक प्रकार का तादात्म्य, शुक्ल जी कहते हैं कि इस स्थिति में भी एक प्रकार का तादात्म्य यानी एकता होती है, साधारणीकरण होता है, लेकिन यहाँ पाठक का तादात्म्य कवि के उस अव्यक्त भाव से होता है जिसके अनुरूप वह पात्र का स्वरूप संगठित करता है, यानी उस आदर्श के साथ तादात्म्य होता है, साधारणीकरण होता है, जिसकी अभिव्यक्ति इस जो उदाहरण अभी मैंने अंगद का दिया, अंगद अपने व्यक्तित्व के माध्यम से कर रहा है। शुक्ल जी ने साधारणीकरण सिद्धांत के दो पक्षों में विभक्त कर बहुत ही सरल करने का प्रयत्न किया। पहला पक्ष है कि सहृदय का आश्रय के साथ तादात्म्य, यानी जो काव्य में आश्रय है उसके साथ अपनी एकता स्थापित करना। आलंबन या आलंबनत्व धर्म अर्थात कवि निबद्ध पात्रों के स्वरूप के साथ साधारणीकरण, ये दो बिंदुओं में शुक्ल जी ने यहाँ पर अपनी बात को स्पष्ट किया है। अब आती है अगले व्याख्याकार जो हैं साधारणीकरण के, डॉक्टर नगेंद्र, उनकी चर्चा करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, वहां तो आलंबनत्व धर्म का हो रहा था साधारणीकरण, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है। इस बिंदु को आप भूलेंगे नहीं। वे लिखते हैं, जिसे हम आलंबन कहते हैं वह वास्तव में कवि की अपनी अनुभूति का संवेद्य रूप है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब कोई भी रचनाकार कोई किसी भी काव्य की रचना करता है तो उसमें जो पात्र है, नायक है या नायिका है, उसको अपनी जो संवेदनात्मक अनुभूतियां होती हैं उनके आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और वही संवेदनाएं जो लेखक उस पात्र में पिरोता है, वही संवेदनाएं साधारणीकरण करती हैं, यानी उन्हीं संवेदनाओं का, उन्हीं अनुभूतियों का साधारणीकरण होता है, क्योंकि पात्र लेखक की अनुभूति, कवि की अनुभूतियों की, कवि की संवेदनाओं का साक्षात रूप होता है। उसके साधारणीकरण का अर्थ है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण, इसे भूलना नहीं है। यहाँ डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? अनुभूति का होता है। कवि वही होता है, अभी आगे लिखते हैं, कवि वही होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सकता है, यानी जो अपनी अनुभूतियों को उस तरीके से अभिव्यक्त कर पाए कि जन जन की अनुभूतियां बन जाए, वो वही सफल कवि है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अपनी अनुभूति को व्यक्त कर लेना एक अलग बात है, इसका साधारणीकरण कर लेना एक अलग बात, क्योंकि अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त को आम आदमी भी कर लेता है, लेकिन क्या वो उतने प्रभावशाली ढंग से अपनी अनुभूतियां अभिव्यक्त कर पाता है जिससे कि सुनने वाला श्रोता उसे अपनी अनुभूतियां मानने लगे, यानी साधारणीकरण स्थापित कर सके? ये केवल एक कवि ही कर सकता है, कवि कर्म की कुशलता का ही काम है ये। तो इसलिए वे कहते हैं कि कवि, सच्चा कवि वही है जो अपनी अनुभूतियों का को साधारणीकरण के योग्य बना सकर प्रस्तुत करे। सभी व्यक्ति उसे यत्किंचित व्यक्त तो कर लेते हैं, यानी अपनी अनुभूतियों को यत्किंचित यानी थोड़ा बहुत अभिव्यक्त तो कर लेते हैं, लेकिन साधारणीकरण करने की जो शक्ति है वो केवल और केवल कवि में ही होती है। तो दोस्तों, हम अब पढ़ चुके हैं पूरे आचार्यों का साधारणीकरण के विषय में क्या मत रहा, और कैसे भट्टनायक के साधारणीकरण के की अवधारणा को अलग अलग समय समय पर व्याख्याकारों ने अपने अपने ढंग से व्याख्यायित किया। लेकिन इस पूरे के पूरे बात को जो हमने इसमें हृदयंगम की, उसमें कुछ एक बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। इनका जो निष्कर्ष है एक तरह से, वो पहली बात क्या है? असाधारण का साधारण रूप में ग्रहित होना ही साधारणीकरण है, इसे आपको भूलना नहीं है। दूसरी बात, साधारणीकरण विभाव आदि, यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आदि के जो सम्मिलित क्रियाकलाप हैं काव्य में या नाटक में, उन सारे घटना चक्र का साधारणीकरण होता है। तीसरी बात,
साधारणीकरण के द्वारा सहृदय पाठक, दर्शक या श्रोता अपने सारे पूर्वाग्रहों से, मोह जनित अज्ञानता के जो भी बंधन है सांसारिक, मैं पर के भाव से मुक्त, चाहे किसी का भी मत ले लीजिए, पूर्वाग्रहों से शब्द अलग अलग हैं लेकिन बात वही है, उनसे मुक्त हो जाता है। साधारणीकरण रसास्वादन की भूमिका तैयार करता है, यानी जब तक साधारणीकरण नहीं होगा, जब तक पात्रों के साथ सामाजिक की, दर्शक की, श्रोता की या पाठक की एकता स्थापित नहीं होगी, आत्मिक स्तर पर एकता, तब तक साधारणीकरण की पृष्ठभूमि तैयार नहीं होगी। और साधारणीकरण जब तक नहीं होगा तब तक रसास्वादन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। आचार्य शुक्ल ने रसात्मकता की एक मध्यम कोटि भी स्वीकार की है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र रसात्मकता की मध्यम कोटि स्वीकार नहीं करते। उनका मत है कि रस के उत्कर्ष का मतलब ही है उच्चतम अवस्था, इसलिए रस दशा की, रस के आनंद भोग की कोई मध्यम कोटि नहीं होती। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने साधारणीकरण पर चर्चा की। विभिन्न आचार्यों के द्वारा साधारणीकरण के विषय में समय समय पर जो भी विचार व्यक्त किए गए, उन्हें हमने गहराई से समझने की कोशिश की। उम्मीद करती हूं कि ये सारी अवधारणा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आपको ये समझ में आ गया होगा कि भट्टनायक, अभिनव गुप्त, धनंजय, विश्वनाथ, जगन्नाथ, आचार्य शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र, इन सब ने किस प्रकार से साधारणीकरण को अपने अपने दृष्टिकोण से व्याख्यायित किया है। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए।